Okay, on secondary English, we are going to discuss a chapter today, The World as I See It by Albert Einstein. So, The World as I See It means ये दुनिया मेरे मुताबिक या ये दुनिया जैसे कि मैंने देखा। और आज मैं इससे पहले मैंने इसकी समरी तो अपलोड कर दी है यूट्यूब पर ही इस कंप्लीट चैप्टर की। तो और आज मैं इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करने जा रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि इस चैप्टर को द वर्ल्ड एज आई सी इट को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँ। ठीक है। सो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का लिखा हुआ एक फ़िलोसॉफिकल चैप्टर है जिसके अंदर मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में बात की गई है। और लिखने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन है जो कि नोबेल प्राइज़ होल्डर है और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट या थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनको हम कह सकते हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को कि किस तरह से इस दुनिया को वो देखते हैं, ज़िंदगी को वो देखते हैं। What an extraordinary situation is that of us mortals, each of us here for a brief sojourn. कितनी गैर मामूली हालत है हम फ़ानी इंसानों की। हम में से हर एक यहाँ पर है एक मुख्तसर से सफ़र के लिए। ब्रीफ सोजर्न मतलब मुख्तसर सा सफ़र। फॉर वट पर्पस ही नोज़ नॉट, क्या मकसद है उसका वो नहीं जानता। दो ही समटाइम्स थिंक्स ही फील्स इट, अगरचे कभी कभार उसको वो सोचता है कि वो उसको महसूस कर सकता है इस मकसद को। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेली लाइफ विदाउट गोइंग डीपर वी एग्जिस्ट फॉर अवर फेलो मैन। लेकिन अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के नुक्ते नज़र से बात करें बिना गहराई में गए तो हम मौजूद हैं अपने फेलो मैन के लिए, अपने दीगर इन लोगों के लिए। इन द फर्स्ट प्लेस फॉर दोज ऑन हुज स्माइल्स एंड वेलफेयर ऑल आवर हैप्पीनेस डिपेंड्स। पहले मकाम पर उन तमाम लोगों के लिए जिनकी मुस्कुराहटें और उनकी जिनकी फलाह बहबूद पर हमें तमाम खुशियों का इन्हिसार होता है। एंड नेक्स्ट फॉर ऑल दोज अननोन टू अस पर्सनली विथ हुज डेस्टिनीज वी आर बाउंड अप बाय द टाई ऑफ सिंपैथी। और उसके बाद हम उन तमाम लोगों के लिए हैं जो जिनको हम नहीं जानते, जिनसे हम अनजान हैं शख्सी तौर पर और जिनके साथ हमारी किस्मत बंधी हुई है बाय टाई ऑफ सिंपैथी मतलब हमदर्दी के जज्बे से। मीनिंग के फ़र्स्ट जो है वो फ़र्स्ट प्लेस पर हम अपने फैमिलीज़ के लिए, इमीडिएट फैमिलीज़ के लिए बिलोंग करते हैं और सेकंड प्लेस पर जो हम वो एक अननोन लोगों के साथ बंधे होते हैं इंसानियत के जज्बे के साथ। 100 times every day I remind myself that my inner and outer life depends upon the labors of other men. रोज़ाना 100 बार मैं अपने आप को इस बात की याद दहानी करवाता हूँ कि मेरी अंदरूनी और बैरूनी ज़िंदगी मुनहसर है दूसरे लोगों की काविशों पर, दूसरे लोगों की मुशक्क़तों पर। लिविंग एंड डेड, चाहे वो ज़िंदा हो चाहे मुर्दा हो। एंड दैट आई मस्ट एक्सर्ट माई सेल्फ इन ऑर्डर टू गिव इन द सेम मेजर एज आई हैव रिसीव्ड एंड आई एम स्टिल रिसीविंग। और मुझे ख़ुद को लगाना है इसी तरीके से, इस इतने ही बराबर मुझे भी कोशिश करनी है, मेहनत करनी है जितनी इज़्ज़त अफजाई और जितने ज़्यादा लोगों ने जो है वो मुझे इज़्ज़त बख्शी है, शर्फ़ बख्शा है और अब तक बख्श रहे हैं, मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं, तो मुझे भी उतना ही बढ़ चढ़ कर जो है वो उनको वापस भी लौटाना है उनकी इज़्ज़त को, कुछ भलाई के काम करके, कुछ अच्छे काम करके। आई एम स्ट्रांगली ड्रॉन टू द सिंपल लाइफ, मैं खींचा चला जाता हूँ सादा ज़िंदगी की तरफ। एंड आई एम ऑफन अप्रेस्ड बाय द फीलिंग दैट आई एम एंग्रोजिंग एन अननेसेसरी अमाउंट ऑफ द लेबर ऑफ माई फेलो मैन। और अक्सर मैं तंग आ जाता हूँ इस एहसास से कि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम एंग्रोसिंग, कि मैं जमा कर रहा हूँ एक गैर ज़रूरी मकदार अपने लोगों की मुशक्क़त का, मेहनत का, कि लोग मुझे बिला वजह में मुझे इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। आई रिगार्ड क्लास डिफरेंसेस एज कॉन्ट्रेरी टू जस्टिस, मैं समझता हूँ कि तबकाती फ़र्क, तबकाती निज़ाम इंसाफ के ख़िलाफ़ है। एंड इन द लास्ट रिजॉर्ट बेस्ड ऑन फोर्स, और आखिरी मुकाम पर यह ताकत पर मबनी होता है। आई ऑल्सो कंसिडर दैट प्लेन लिविंग इज़ गुड फॉर एवरीबडी फिज़िकली एंड मेंटली, मैं ये भी समझता हूँ कि सादा ज़िंदगी जीना हर इंसान के लिए अच्छा है, फिज़िकली एंड मेंटली। मतलब in human freedom in the philosophical sense I am definitely a disbeliever। इंसानी आज़ादी का फ़लसफ़ियानी तर्ज पर मैं जो है वो बिल्कुल एक डिसबिलीवर हूँ। मुझे ईमान नहीं है इंसानी आज़ादी पर, या मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ, मुझे उस पर यकीन नहीं है। एवरीबडी एक्ट्स नॉट ओनली अंडर एक्सटर्नल कंपल्जन बट ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विथ इनर नेसेसिटी, हर कोई काम करता है, हर किसी के एक्शन डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल कंपल्जन, बैरूनी दबाव पर, एंड आल्सो इन अकॉर्डेंस विथ इनर नेसेसिटी, और वो मुताबिक होता है अंदरूनी ज़रूरत के भी। मतलब कि इंसान जब भी कोई काम करता है तो एक्सटर्नल कंपल्जन मतलब लॉस या कवानीन वगैरह उसको क्या करते हैं भाई, रोकते हैं किसी काम को करने से। और इनर नेसेसिटी मतलब मज़हब,
या अंदरूनी ज़रूरत, ज़मीर जिसको हम कह सकते हैं, कॉन्शाइंस कह सकते हैं, वो भी इंसान उसके सुनकर भी कुछ काम कर रहा होता है। इंसान आज़ादी के साथ जो मर्ज़ी वो नहीं कर सकता। Schopenhauer saying that a man can do as he will but not will as he will has been an inspiration to me since my youth up, and continual consolation and unfailing wellspring of patience in face of the hardships of my life, my own and others. शोपेनहॉर, जो कि एक जर्मन फ़िलासफ़र हैं, आर्थर शोपेनहॉर एक पेसिमिस्टिक फ़िलासफ़र हैं, उन्होंने कहा था कि अ मैन कैन डू एज ही विल, एक इंसान हर वो कुछ कर सकता है जो जिसकी वो ख्वाहिश करता है, बट नॉट विल एज ही विल, लेकिन हर वो काम वो करेगा नहीं जो उसकी ख्वाहिश होती है। मतलब इंसान के पास हर कुछ काम करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन वो हर वो काम करता नहीं है अपने ख्वाहिश के मुताबिक। ये हमेशा से एक इंस्पिरेशन रही है, एक मुतासिर करता रहा ये जुमला मुझे जब से मैं जवान था तब से, और एक लगातार मुझे इससे कंसोलेशन, एक तसल्ली मिलती रही है, और मुझे एक सब्र मेरे अंदर पनपता रहा है, कभी ना रुकने वाला सब्र। जब ज़िंदगी में मेरे पास कुछ परेशानी आई, हार्डशिप्स आए, मुश्किलात आएँ, तो फिर मुझे इस जुमले से मदद मिली। दिस फीलिंग मर्सीफुली मिटिगेट्स द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच सो इजली बिकम्स पैरालाइजिंग। ये एहसास मर्सीफुली मीन्स रहमदिली के साथ मिटिगेट कम कर देता है द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास ज़िम्मेदारी को, ठीक है, विच सो ईज़िली बिकम्स पैरालाइजिंग, जो बहुत आराम से फालिज कर देती है, फालिजदा कर देती है, एंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम टेकिंग आवर सेल्फ एंड अदर पीपल सो टू सीरियसली, और ये हमें रोकती है कि हम खुद को और दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लें। इट कंड्यूसेस अ व्यू ऑफ लाइफ इन विच ह्यूमर अबव ऑल हैज़ इट्स ड्यू प्लेस। ये डालती है ज़िंदगी में एक ऐसा नज़रिया जिसमें ह्यूमर, तंज़ो मज़ा अपनी ड्यू प्लेस, अपनी एक सही मकाम पर, सही जगह पर होता है। To inquire after the meaning of objects of one's existence or creation generally has always seemed to me absurd from an objective point of view. अगर मैं इस पर तफ्तीश करूं कि आखिरकार किसी इंसान की मौजूदगी का मकसद क्या है, या ज़िंदगी का मकसद क्या है, या तख्लीक का मकसद क्या है, तो ये बात मुझे हमेशा से एब्सर्ड मतलब बेकार, फजूल लगी है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं उसको मकसदियत के नज़रिए से देखूँ तो। एंड येट एवरीबडी हैज़ सर्टेन आइडियल्स विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ हिज एंडेवियर्स एंड हिज जजमेंट। और हर किसी के मखसूस कुछ आइडियल्स होते हैं, कुछ ख्यालात होते हैं जो उसकी मुशक्क़तें और उसके फ़ैसलों की निशानदेही करते हैं। इन दिस सेंस आई हैव नेवर लुक्ड अपॉन ईज़ एंड हैप्पीनेस एज एंड्स इन देमसेल्व्स। इस तरीके से, इस पस मंज़र पर मैंने कभी उन लोगों में आसानी या उन लोगों में खुशियाँ नहीं देखी हैं जो उन पर ख़त्म होती हैं। सच एन एथिकल बेसिस आई कॉल मोर प्रॉपर अ हार्ट ऑफ स्वाइन। इन लोगों को, ऐसे लोगों को अखलाकी बुनियादों पर मैं ज़्यादा माकूल तरीके से पुकारता हूँ अ हार्ट ऑफ स्वाइन। स्वाइन मीन्स लाइक इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ पिग, तो हार्ट ऑफ स्वाइन मतलब अ कलेक्शन ऑफ पिग्स। The ideals which have lighted me on my way and time after time gave me new courage to face life cheerfully have been truth, goodness and beauty. वो आइडियल्स, वो ख़यालात जिसने मेरे रास्ते को मुनव्वर किया और वक्त दर वक्त उसने मुझे हौसला दिया कि ज़िंदगी को मैं खुशी के साथ जी सकूं, वो तीन चीज़ें हैं, सच्चाई, अच्छाई और ख़ूबसूरती। Without the sense of fellowship with men of like mind, of preoccupation with the objective, the eternally unattainable in the field of art and scientific research, life would have seemed to me empty. अगर हमारे पास ये सेंस ना हो कि हम लोगों के साथ मिलें जो हमारे जहनीत के हों और जो प्री ऑक्यूपेशन, जो मशगूल हों किसी एक ऑब्जेक्ट में, किसी एक काम में, और वो ऐसा काम जो कि मुकम्मल तौर पर जो है वो अनअटेनेबल हो, जिसको हासिल ना किया जा सके, चाहे वो आर्ट्स की फील्ड हो, चाहे साइंटिफिक रिसर्च की फील्ड हो, जब तक कुछ लोग इन तरह के कामों में जुड़ेंगे नहीं तो मुझे लगता है ज़िंदगी इसके बिना एम्प्टी होगी, खाली होगी। The ordinary objects of human endeavour, property, outward success, luxury have always seemed to me contemptible. इंसानी मुशक्क़त के ऑर्डनरी ऑब्जेक्ट्स, मामूली से जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मकसद है, इंसान अपनी जदोजहद करता है कुछ चीज़ों के लिए, प्रॉपर्टी, आउटवर्ड सक्सेस, लग्जरी, कि वो जायदाद बनाने के लिए, बैरूनी कामयाबी हासिल करने के लिए, लग्जरी हासिल करने के लिए, हैव ऑलवेज सीम टू मी कॉन्टेम्प्टेबल। ये मुझे हमेशा से नाकाबिल लानत लगी है ये चीज़, मैं लानत भेजता हूँ इन चीज़ों पर, कॉन्टेम्प्टेबल, मैं इनको कॉन्टेम्प्ट करता हूँ। My passionate sense of social justice and social responsibility has always contrasted oddly with my pronounced freedom from the need of direct contact with other human beings and human communities. समाजी इंसाफ के मेरे जज्बाती एहसास और समाजी ज़िम्मेदारी, ये बिल्कुल एक कंट्रास्ट किया है इसने अजीब तरह से उस आज़ादी के साथ जिसका ऐलान मैं करता हूँ कि लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट रखना चाहिए दूसरे इंसानों के साथ और दूसरे इंसानी कम्युनिटीज़ के साथ, समाज के साथ। आई गैंग माई ओन गेट, मैं अपना रास्ता खुद चलता हूँ।
एंड हैव नेवर बिलोंग टू माई कंट्री, और मैं किसी मुल्क से ताल्लुक़ नहीं रखता, माई होम, माई फ्रेंड्स और इवन माई इमीडिएट फैमिली, और ना ही मेरा ताल्लुक़ मेरे घर से है, मेरे दोस्तों से है, और ना ही मेरे करीब तरीन रिश्तेदारों से है या मेरे घर वालों से, विथ माई होल हार्ट, पूरे दिल से। इन द फेस ऑफ ऑल दीज टाइज आई हैव नेवर लॉस्ट एन ऑब्सेसिव सेंस ऑफ डिटैचमेंट, ऑफ द नीड फॉर सॉलिट्यूड, अ फीलिंग विच इंक्रीजेज बाय विद द ईयर्स। इन तमाम रिश्ते, नातों और बंधनों के बीच में मैंने एक मुस्तकिल एक सेंस नहीं खोया, और वो सेंस था जुदाई का और अकेलेपन की चाहत का, एक ऐसी एहसास जो साल हर साल बढ़ते जा रहा है। One is sharply conscious yet without regret of the limits to the possibility of mutual understanding and sympathy with one's fellow creatures. हर इंसान पूरी तरह से बाखबर है बिना किसी अफसोस के कि इंसान को समझने की कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ इम्कानात हैं, कुछ उसके लिमिट्स हैं, और हम एक हमदर्दी भी एक लिमिट तक कर सकते हैं अपने लोगों के साथ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सच अ पर्सन नो डाउट लूजेज समथिंग इन द वे ऑफ जेन्युइनिटी एंड लाइट हार्टेडनेस। ऐसा इंसान यकीनन कुछ ना कुछ खो देता है। जेन्युइनिटी मतलब जेन्युइनिटी से मुराद के एहसास के रास्ते में कुछ ना कुछ खो देता है, और हल्के दिल होने के रास्ते में कुछ ना कुछ वो खो देता है। ऑन द अदर हैंड ही इज़ लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द ओपिनियंस, हैबिट्स एंड जजमेंट्स ऑफ हिज फेलोज एंड अवॉइड्स द टेम्पटेशन टू टेक हिज स्टैंड ऑन सच इनसिक्योर फाउंडेशन। दूसरे मकाम पर ऐसा इंसान मुकम्मल तौर पर आज़ाद होता है अपने राय के लिए, अपनी आदतों के लिए और अपने फ़ैसलों के लिए, और वो रद्द कर देता है तमाम टेम्पटेशन को, तमाम बुरी बातों को, टू टेक हिज स्टैंड ऑन सच इनसिक्योर फाउंडेशन, ताकि वो स्टैंड ले सके इन इनसिक्योर, इन गैर महफूज बुनियादों के ख़िलाफ़। माई पॉलिटिकल आइडियल इज़ दैट ऑफ डेमोक्रेसी। मेरा सियासी नज़रिया जमहूरियत का है। लेट एवरी मैन बी रिस्पेक्टेड एज एन इंडिविजुअल एंड नो मैन आइडोलाइज्ड। मैं कहता हूँ कि हर इंसान को एक बराबर की इज़्ज़त करनी चाहिए उसकी, और किसी इंसान को आइडोलाइज नहीं करना चाहिए, उसकी बुत परस्ती नहीं करनी चाहिए। इट इज़ एन आयरनी ऑफ फेट दैट आई माई सेल्फ हैव बीन द रिसिपिएंट ऑफ एक्सेसिव एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम माई फेलो दोन, नो फॉल्ट एंड नो मेरिट ऑफ माई ओन। ये एक तंज़ है, एक मजाक है किस्मत का मेरे साथ कि मुझे मिली है, मुझे मिलती रही है एक्सेसिव एडमायरेशन, बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिली है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है, इज़्ज़त अफजाई मिली है मुझे अपने दोस्तों से, अगरचे ना तो मेरा इसमें कोई कसूर है और ना ही मेरी कोई काबिलियत है। The cause of this may well be the desire unattainable for many to understand the one or two ideas to which I have with my feeble powers attained through ceaseless struggle. इसकी वजह शायद ये है कि वो मेरी चाहत थी, वो चाहत जो कि बाकी लोगों के लिए अनअटेनेबल थी, नाकाबिल रसाई थी, कि मैं समझ जाऊँ एक या दो ऐसे ख्यालात को अपने कमज़ोर ताकतों से, और मैंने उसको हासिल किया ceaseless struggle, अनथक जद्दोजहद के बाद। आई एम क्वाइट अवेयर that it is necessary for the success of any complex undertaking that one man should do the thinking and directing and in general bear the responsibility. मैं इस बात से पूरी तरह से बाखबर हूँ कि ज़रूरी है किसी भी एक पेचीदा अहद के लिए, कि कामयाबी के लिए, कि एक इंसान उसको सोचना चाहिए, उसको हिदायत करनी चाहिए और एक ज़िम्मेदारी उठाना चाहिए। बट द लेड मस्ट नॉट बी कंपेल्ड, दे मस्ट बी एबल टू चूज़ देयर लीडर। लेकिन लोगों को जो है वो मजबूर नहीं करना चाहिए, लोगों को अपने जो है वो लीडर को चुनने में आज़ादी होनी चाहिए। एन ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ कोर्शन इन माई ओपिनियन सून डिजेनरेट्स। एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम, एक डिक्टेटरशिप का निज़ाम, जुल्म सितम का, मेरे मुताबिक जल्द ही जो है वो ख़त्म हो जाता है। फॉर फोर्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स मैन विथ ऑफ लो मोरालिटी एंड बिलीव इट टू बी एन इनवेरिएबल रूल, द टायरेंट्स ऑफ जीनियस आर सक्सेसेड बाय स्काउंड्रल्स। जो कि ताकत हमेशा कम अखलाक वाले इंसानों को मुतासिर करती है, और मैं यकीन रखता हूँ कि ये एक इनवेरिएबल रूल है, कांस्टेंट एक रूल है, एक असूल है कि अक्लमंद टायरेंट्स जो जालिम लोग होते हैं, आखिरकार उनके बाद कमीने, स्काउंड्रल्स, कमीने लोग आ जाते हैं। फॉर दिस रीज़न आई हैव ऑलवेज बीन पैशनेटली अपोज टू सिस्टम सच एज वी सी इन इटाली एंड रशिया टुडे। इसी वजह से मैं पूरे तौर पर, मुकम्मल तौर पर, पूरे होशो हवास में मैं पोस्ट करता हूँ, मैं रद्द करता हूँ उन सिस्टम्स को जो आज हम इटली में और रशिया में देख रहे हैं। मतलब जो इटली के अंदर फासिस्ट तहरीक थी बेनेटो मुसोलिनी की, और रशिया में जोसेफ स्टालिन की जो तहरीक थी, ठीक है, दैट इज स्टालिनिज्म, तो उसके ख़िलाफ़ ये कह रहे हैं जो डिक्टेटरशिप वहाँ पर मौजूद थी। The thing that has proud discredit among the prevailing form of democracy in Europe today is not to be laid to the door of democratic idea as such, but to lack of stability on the part of the heads of government and to the impersonal character of the electoral system. वो चीज़ें जिसने बदनाम किया है यूरोप में जमहूरियत को, वो जमहूरी नज़रियात नहीं है,
लेकिन इस वजह से वहाँ पर बदनामी है जमहूरियत की, चूँकि जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनके अंदर लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, इस्तेकाम नहीं उनके अंदर। और उसके अलावा इलेक्टोरल सिस्टम जो इंतखाबी निज़ाम उनका है उसमें इम्पर्सनल कैरेक्टर नहीं है, मतलब बायस नेचर उनका है, और उसमें रेगिंग होती है, धांधली होती है। आई बिलीव दैट इन दिस रिस्पेक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव फाउंड द राइट वे। मुझे लगता है इस तरीके में, इस तर्ज पे अमेरिका जो है उसको सही रास्ता मिला है। दे हैव अ रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट हु इज इलेक्टेड फॉर अ सफिशेंटली लॉन्ग पीरियड एंड हैज सफिशिएंट पावर्स टू बी रियली रिस्पॉन्सिबल। उनका एक जिम्मेदार एक प्रेसिडेंट है, एक सदर है जिसको इलेक्ट किया जाता है एक वाफिर मिकदार में एक लंबे अरसे के लिए, और उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप को जिम्मेदार बना सके। ऑन द अदर हैंड, व्हाट आई वैल्यू इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम इज़ द मोर एक्सटेंसिव प्रोविजन दैट इट मेक्स फॉर द इंडिविजुअल इन केस ऑफ इलनेस और नीड। दूसरे हाथ पर मुझे अपने समाजी निज़ाम में, मुझे अपने सियासी निज़ाम में क्या चीज़ अच्छी लगती है कि वो बहुत ज़्यादा मदद करती है जब कोई इंसान ज़रूरत में होता है, जब उसको बीमारी होती है, तो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा उसकी मदद करती है। द रियली वैल्यूएबल थिंग इन द पेजेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ सीम्स टू बी नॉट द स्टेट और द क्रिएटिव सेंशियंट इंडिविजुअल, द पर्सनैलिटी, इट अलोन क्रिएट्स द नोबल एंड द सबलाइम व्हाइल द हर्ड एज सच रिमेन्स डल इन थॉट एंड डल इन फीलिंग। वाहिद या सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक है, जिसकी कदर है, काबिल कदर चीज़ है इंसानी ज़िंदगी के पेजेंट में, उसके हार में, वो रियासत नहीं है बट द क्रिएटिव सेंशियंट इंडिविजुअल, लेकिन वो एक तख्लीकी और एक हसास इंडिविजुअल है, एक फ़र्द है। द पर्सनैलिटी, एक शख्सियत है। इट अलोन क्रिएट्स द नोबल एंड द सबलाइम, जो अकेले ही क्रिएट करता है नोबल एंड द सबलाइम। सबलाइम मतलब बरतर, नोबल आला चीज़। व्हाइल द हर्ड एज सच रिमेन्स इन थॉट एंड डल इन फीलिंग, जबकि जो हर्ड है, जो कंप्लीट एक रेवड़ है, वो क्या रहता है, डल इन थॉट, सोच में बेकार रहता है और एहसास में बेकार रहता है। मतलब मेजॉरिटी हमेशा जो है वो ख़राब होती है, जबकि माइनॉरिटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दुनिया को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। सिंस आई एम डूइंग लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंसेस, तो जस्ट मैं ट्रांसलेशन पर भी बेस कर रहा हूँ। अगर आप इसकी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं कि इन दिस केस कि अगर इसकी डिटेल में अगर आप इसके समराइज वे पर देखना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो उसके लिए मैंने अभी क्लास के लेक्चर के स्टार्ट में बताया है कि आप जो है वो मेरे समरी को देखें, द वर्ल्ड अ सीट के, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप समरी वॉच करेंगे तो आपको इन डिटेल यहाँ पर एक सिंपल उर्दू लैंग्वेज में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, इन तमाम बातों को। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो यहाँ पर आता है, तो ये पैराग्राफ हमारे बुक से हाफ तो एटलीस्ट जो है वो ख़त्म है। तो यहाँ पर शायद आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दिस टॉपिक ब्रिंग्स टू मी दैट वर्स्ट आउटक्रॉप ऑफ द हर्ड नेचर द मिलिट्री सिस्टम विच आई अबहॉर, कि जो ये टॉपिक मुझे इस मकाम पर ले आता है जो उस हर्ड नेचर के सबसे बदतरीन आउटक्रॉप है, बदतरीन फसल है, द मिलिट्री सिस्टम, फ़ौजी निज़ाम, जिसको मैं नफ़रत करता हूँ। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इतनी बड़ी इस ऐसे के अंदर से ये कुछ लाइंस क्यों हटाया गया है, बिकॉज इसके अंदर मिलिट्री सिस्टम जो है वो उसको एबहोर किया जा रहा है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन चूँकि एक पैसिफिस्ट हैं, एक जंग से नफरत करने वाले शख्स हैं, तो ये उसकी पैसिफिज्म इसके अंदर दिख रही है। तो इसलिए यहाँ से इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इन लाइंस को हटा दिया है, बिकॉज इन लाइंस के अंदर जो है वो मिलिट्री सिस्टम की, डिक्टेटरशिप की, मार्शल लॉ की और इन चीज़ों की जो है वो कह लें कि उनको गलत कहा जा रहा है। तो शायद अयूब खान या ज़ियाउल हक के किसी दौर में ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने इनको उस कोर्स से निकाल दिया होगा इन कुछ लाइंस को। तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस को छोड़ने के बाद फिर आखिरकार बुक आपकी दोबारा स्टार्ट होती है। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये सीक्वेंस चल रहा है, तो बट ये सीक्वेंस नहीं है। यहाँ पर जो है जानबूझकर कुछ लाइंस को हटाया गया है ताकि आवाम इग्नोरेंट रहे और आवाम जो है वो मतलब उसको ये चीज़ें पता ना लगे। अगरचे हमारी पब्लिक बहुत कम ही इन चीज़ों को पढ़ने के बाद इस पर फॉलो करती है, जैसे वो एक कोर्स के तौर पर उसको पढ़ रही होती है। तो वॉर सीम्स टू मी अ मीन कॉन्टेम्प्टेबल थिंग, जंग मुझे लगता है एक मतलबी और एक काबिल लानत से चीज़। आई वुड रैदर बी हैक्ड इन पीसेस देन टेक पार्ट इन सच एन एबोमिनेबल बिजनेस, मैं टुकड़ों में तकसीम होना पसंद करूँगा बजाय इसके कि मैं इस बेकार से काम में हिस्सा लूँ। एंड येट सो हाई स्पाइट ऑफ everything is my opinion of the human race that I believe this bogey would have disappeared long ago had the sound sense of the nations not been systematically corrupted by commercial and political interest acting through the schools and the press। और मैं समझता हूँ, मेरी राय ये है कि इंसानी नस्ल कि ने इसको गायब कर दिया होता, ये बोगी, ये एक ख़राब सी चीज़, ये एक बुरी चीज़, ये गायब हो चुकी होती है बहुत पहले। अगर कौमों के सेंस को, कौमों के अच्छी समझ को
मुनज़्ज़म तरह से करप्ट ना किया जाता, ख़राब ना किया जाता अपने समाजी, अपने अपने तिजारती और अपने सियासी इंटरेस्ट के लिए, फ़वाइद के लिए स्कूल्स और प्रेस के ज़रिए, कि जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, उन तमाम के अंदर ये जो अखबारात निकाले जाते हैं, उन सब के अंदर एक चीज़ यहाँ पर आती है कि भाई नफ़रत का इजहार होता है कि भाई हिंदुस्तान है तो उससे नफ़रत करो। तो इससे क्या होगा कि वॉर या जो जंग है उसका एक जो है वो सिस्टम उसका बना रहेगा, और ये होता है जिस कमर्शियल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। तो नेक्स्ट, द फेयरेस्ट थिंग वी कैन एक्सपीरियंस इज़ द मिस्टीरियस। जो सबसे प्यारी चीज़ जिसका हम तजुर्बा कर सकते हैं वो मिस्टीरियस है, वो पुरअसरारियत है। इट्स अ फंडामेंटल इमोशन विच स्टैंड्स एट द क्रेडल ऑफ ट्रू आर्ट एंड ट्रू साइंस। ये वो बुनियादी जज्बा है जो खड़ा है सच्चे फ़न और सच्चे साइंस की क्रेडल पर, दहलीज पर। ही नोज इट नॉट एंड कैन नो लॉन्गर वंडर, नो लॉन्गर फील अमेजमेंट, इज गुड एज डेड एज स्नफ्ड आउट कैंडल। वो इंसान जो नहीं जानता और जिसको ताजुब नहीं होता, जिसको हैरत नहीं महसूस होती, तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई मरा हुआ आदमी या स्नफ्ड आउट कैंडल, एक बुझी हुई मोमबत्ती। इट वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ मिस्ट्री इवन इफ मिक्सड विथ फेयर दैट एनजेंडर्ड रिलीजन। और ये एक रास, ये जो पुरअसरारियत है, ये उसी का तजुर्बा था जिसने मज़हब को शुरू किया। इवन इफ मिक्सड विथ फेयर, जिसमें उसको डर को भी मिक्स किया गया, ठीक है, जिसको डर का कारोबार जिसको कह रहे थे पीके फिल्म में जैसे आपने देखा होगा। तो ये लाइन भी इवन इफ मिक्सड विथ फेयर, ये आपके बुक से हटा दी गई है क्योंकि ये रिलीजन को हिट कर रही है ये लाइन, ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि अ नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग वी कैन नॉट पेनिट्रेट, ऑफ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द प्रोफाउंडेस्ट रीजन एंड द मोस्ट रेडियंट ब्यूटी which are only accessible to us reason, to our reason in the most elementary form. It is this knowledge and this emotion that constitute the truly religious attitude. In this sense and in this alone, I am a deeply religious man. कह रहे हैं कि इल्म किसी चीज़ की मौजूदगी का जिस पे हम ज़्यादा गौर फ़िक्र नहीं कर सकते हैं और जिसका इजहार होता है प्रोफाउंडेस्ट रीज़न हमारी अक्ल समझ में और हमारी रेडियंट ब्यूटी और जो कुदरत की खूबसूरती चारों तरफ फैली हुई है, चमकदार खूबसूरती, उस पर इजहार होता है। और जो हमारे समझ में आती तो है लेकिन अपनी बुनियादी शक्लों में, ये वो इल्म है, ये वो जज्बा है जिससे एक सच्चा मजहबी एहसास जो है वो उससे बनता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है। इस तरीके से और सिर्फ वाहिद इसी तरीके से मैं अपने आप को एक बहुत ज़्यादा मजहबी इंसान समझता हूँ। अच्छा, इसके बाद आगे कुछ लाइंस फिर यहाँ से जो है वो लीव की गई है। आई कैन नॉट कंसीव ऑफ अ गॉड हु रिवार्ड एंड पनिशेस हिज क्रिएचर्स और एज अ विल ऑफ द टाइप ऑफ विच वी आर कॉन्शियस इन आवरसेल्व्स। कि मैं नहीं समझता ऐसे खुदा को जो इनाम देता है और जो पनिश करता है, सज़ा देता है अपने तख्लीक को। मतलब आइंस्टाइन ये कह रहे हैं कि मैं जो है वो पर्सनल गॉड पे बिलीव नहीं करता हूँ। तो इनका जो गॉड है वो फ़िलोसॉफिकल गॉड पे बिलीव करते हैं, नेचर गॉड जिसके हम बात कर सकते हैं। तो ये जो पैंथीज़म जो कॉन्सेप्ट होता है उसके मुताबिक, तो ये भी कुछ दो लाइन्स हैं यहाँ से हमारे बुक से हटा दी गई हैं। तो लेकिन चूँकि मैं ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ रहा हूँ तो उसमें ये लाइन्स मौजूद हैं। तो an individual who should survive his physical death is also beyond my comprehension, nor do I wish it otherwise. Such notions are for the fears of absurd egoism and feeble souls. Enough for the mystery, यहाँ से अब शुरू दोबारा होगा। Enough for the mystery of the eternity of life and the inkling of the marvelous structure of reality. Together with the single-hearted endeavor to comprehend portion, be it ever never so tiny, of the reason that manifests itself in nature. मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है ज़िंदगी की आखिरियत के लिए, एटर्निटी के लिए, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी के लिए, कि एंड द इंकलिंग ऑफ द मार्वेलस स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी, और हकीकत की जो शानदार साख्त है, टुगेदर विद द सिंगल हार्टेड एंडेवियर टू कॉम्प्रेड अ पोर्शन, कि मैं अकेले मैं समझ जाऊँ इस कुदरत का थोड़ा सा एक हिस्सा, भले वो थोड़ा छोटा सा ही हो, ऑफ द रीज़न दैट मैनिफेस्ट इन दिस नेचर, और मैं सबब बता सकूँ जिस उस एक कुदरत के उस काम का जिसका इजहार हर तरफ हमें मिलता है। कि अगर मैं थोड़ा सा कोई अगर कुछ कॉन्सेप्ट पेश कर दूँ, कोई थ्योरी पेश कर दूँ, तो मेरे लिए ये भी काफ़ी होगा एटर्निटी ऑफ लाइफ के लिए। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं जन्नत और दोज़ख पर बिलीव नहीं करता। मेरे लिए इंसान अगर हमेशा जिएगा, हमेशा जीना मेरे लिए ऐसे ही है जैसे कोई इंसान ऐसा कुछ करके चले जाए दुनिया में कि उसको याद रखा जाए, तो तमाम लोगों के दिलों में वैसे ही वो जी रहा है, जैसे काजी मोहम्मद अली जिन्ना, डिफरेंट और लोग साइंटिस्ट वगैरह करके गए। सो दिस इज़ द चैप्टर द वर्ल्ड एज आई सी इट बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसके अंदर हमने देखा कि व्हाट ही थिंक्स ऑफ द लाइफ, ज़िंदगी के बारे में इनके क्या नज़रियात हैं।
तो कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक यू कैन श्योरली आस्क ऑन द इन द कमेंट सेक्शन। बट मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट सेक्शन पे कमेंट करने से पहले आप इसकी समरी लाजमी देखें, उसके बाद अगर फिर कोई क्वेश्चन है तो उसके बाद आप मुझसे पूछें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।